हम जो विस्तार से जिस रिपोर्ट से करने वाले हैं वो रिपोर्ट कश्मीर से जुड़ी हुई है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कश्मीर जो है उसे डिरेल करने का प्रयास किया जा रहा है? दरअसल जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले जो गुपकार अलायंस की अपनी बैठक हुई है उसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र इसमें छेड़ दिया गया है, तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। महबूबा मुफ्ती के एजेंडे में कश्मीर है या पाकिस्तान? वो कश्मीर की नेता है या पाकिस्तान की प्रवक्ता जो कश्मीर की बात आते ही पाकिस्तान का नाम लेना नहीं भूलती? कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा। हमारी गवर्नमेंट तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे। ये बहुत हैरान करने वाला तो नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हमेशा पाकिस्तान की वकील बनती रही है। कश्मीर की हर बात में पाकिस्तान को ले आती है, भारत विरोधी बयान देती है। हमारे पास या उनके पास दोस्ती के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन कश्मीर की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर आई एम हैप्पी कि लोग ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम वोट डालते हैं इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान बात होनी चाहिए। लेकिन इस बार की टाइमिंग अलग है। पीएम के साथ मीटिंग से ठीक पहले महबूबा ने पाकिस्तान का नाम लिया और इसी से गुपकार का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या डॉक्टर साहब प्री कंडीशन है? हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। सबसे पहले ये कि ये गलतफहमी ना हो कि उनका एजेंडा क्या होगा। हम वहाँ उस एजेंडे पर दस्तखत करने के लिए नहीं जा रहे हैं। There can be no compromise on 370 and 35A. कश्मीर बदल गया, लेकिन गुपकार के नेताओं की सोच नहीं बदली। और जब सोच नहीं बदली तो आगे बात कैसे बढ़ेगी? सवाल ये है कि क्या ये सब पीएम के मिशन कश्मीर को डिरेल करने की साजिश है? कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। जिन्होंने मीटिंग बुलाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकर्रर है या नहीं हमें इतला नहीं, और हमारा मौक़िफ़ जो है PAGD का उसको हम दोहराएंगे। देखिए, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया। जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था, जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे डेटेनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था। 24 जून की मीटिंग में गुपकार के जिन नेताओं को बुलाया गया उन सभी ने तय किया कि वो दिल्ली जाएंगे। पीएम की मीटिंग का एजेंडा कुछ भी हो, लेकिन गुपकार का एजेंडा क्या है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीएम की मीटिंग में गुपकार का एजेंडा यही है कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लिया जाए। अनुच्छेद 370 पर कोई समझौता नहीं होगा। कश्मीर में 8000 सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। कश्मीर में बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान से भी बातचीत की जाए। जो महत्वपूर्ण बात इस बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कही है, या इनके स्पोक्समैन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कही है कि हम किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन नेताओं ने और इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में भी जो उनकी एक अलग तरीके से राजनीति चलती है उस पर कोई आंच ना आए, ये बात साफ कर दी है कि वो सिर्फ लोगों की बात करेंगे, केंद्र सरकार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन गुपकार की मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती के बयान से बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई कि पाकिस्तान की बात करने वालों को मीटिंग के लिए बुलाया ही क्यों गया। बीजेपी भी दबाव में है, क्योंकि जिस बात पर छूटते ही देशद्रोही कहा जाता है उस पर यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं हो सकती। एक तरफ पाकिस्तान यहाँ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां भेजकर जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेगा,
और दूसरी तरफ हम उससे बातचीत करेंगे, ये संभव नहीं है। यानी कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और आप उस बैठक में गुपकार के नेताओं का विरोध करेंगे? देखिए, हमको जम्मू कश्मीर की जनता के हित की बात ऑल पार्टी मीटिंग में करनी चाहिए। उन्होंने तो अपना एजेंडा बता दिया कि वो क्या वहां बोलने वाले हैं, आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के राष्ट्रवादी लोगों की बुलंद आवाज है। गुपकार अलायंस पर अभी तीखे तेवर ना तो बीजेपी के हैं ना सरकार के, और इस नरमी का सीधा मतलब यही है कि कश्मीर पर जो नई पहल प्रधानमंत्री ने की है वो डिरेल ना होने पाए। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जम्मू के कई संगठनों और पार्टियों को ये नया घटनाक्रम अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ जम्मू संभाग से जो है कई सामाजिक और जो राजनीतिक संगठन है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं जो है सरेंडर कर लिया है गुपकार की पार्टियों के सामने, और अब ये साफ जाहिर होता है कि जो गुपकार पार्टियां हैं वो जम्मू कश्मीर का हित नहीं चाहती हैं, और बीजेपी के लिए जो है एक आई ओपनर है। कश्मीर पर सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने जम्मू में कोर कमेटी की बैठक भी की है। बीजेपी के नेताओं को भी पीएम की मीटिंग में जाना है, लेकिन जम्मू से जुड़े दूसरे संगठन और पार्टियां ये सवाल पूछ रही हैं कि जम्मू कश्मीर पर अगर कोई बातचीत हो रही है तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, और केंद्र सरकार गुपकार की उन पार्टियों के साथ बातचीत करके क्या हासिल कर लेगी जिनका एजेंडा सबको पता है और जिनके अलगाववादी तेवर हमेशा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस सरकार ने उन सभी नेताओं को जो किसी न किसी रूप में भारत विरोध के पक्ष में रहे, भारत विरोध को हवा देते रहे, कभी ऑटोनॉमी के नाम पर और कभी सेल्फ रूल के नाम पर और कभी सेमी आज़ादी के नाम पर, इन्हें ही आप कल तक अर्ध आज़ादी वाले कहते थे, हाफ सेपरेटिस्ट कहते थे। 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद केंद्र सरकार का ये मेजर क्लाइम डाउन और रिवर्सल है। ये एक नेशनल शेम है कि अलगाववादियों को, प्रो सेपरेटिस्ट को, पाकिस्तानी प्रॉक्सीज को जम्मू कश्मीर के फ्यूचर पे बातचीत करने के समय पे बुलाया जा रहा है। ये एक नेशनल शेम है। अब कोई भला कितना नाराज हो, भले ही सवाल उठाए जाएं, 24 जून की मीटिंग पर अलग अलग बातें की जाए और भले ही मीटिंग से पहले भड़काऊ बयान दिए जाएं, सरकार को सबका स्टैंड पहले से पता है। इसके बावजूद अगर पीएम ने खुद मीटिंग बुलाई है तो सीधा मतलब यही है कि कश्मीर पर राजनीतिक प्रक्रिया को हर हाल में अब बढ़ाना है। दिल्ली से कमलजीत संधू और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, जो राजनीति होगी सो तो होगी, लेकिन आतंकियों की छटपटाहट देखिए। इस समय की बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां के कानीपुरा इलाके में इस समय एक आतंकी हमले की खबर है। वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है। जानकारी के अनुसार 3 गोलियां लगभग उन पुलिस इंस्पेक्टर को लगी हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है इंस्पेक्टर परवेज अहमद, और इस हमले में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद शहीद हो गए। आतंकियों ने ये गोलियां उन्हें श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में उन पर चलाई है। इतने दिनों में हम लगातार कई बार देखते हैं कि किस तरीके के आतंकी हमले श्रीनगर शहर के भीतर ही अंजाम देने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये सारी चीजें आप उस छटपटाहट से जोड़कर भी देख सकते हैं जो बाकी प्रक्रियाएं वहां पर चल रही हैं उससे। हालांकि अभी हम आपको इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो बुलावा भेजा है कश्मीर के नेताओं को, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो गुपकार अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं उन सब के बीच अभी तक एक पसुपेश सा नजर आ रहा था कि क्या वो इस बैठक का हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। अब देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि वो बैठक का हिस्सा बनेंगे, और इस बैठक में से जो गुपकार की जो बैठक है उसमें से क्या क्या निकल कर आया है वो बिंदु हम आपको समझा देते हैं आज की मीटिंग और बयानों में। सबसे पहली बात तो यही कि नेताओं ने पीएम से मीटिंग का मन बना लिया है, फैसला कर लिया है। अभी तक ये लोग दुविधा में थे। दूसरी बात यह कि 24 जून को पीएम के साथ जो मीटिंग होनी है उसमें कोई एक एजेंडा फिक्स नहीं है, इसीलिए गुपकार अलायंस के नेता किसी भी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि अनुच्छेद 370 की वापसी के जिस मुद्दे पर कश्मीर की 6 पार्टियों ने गुपकार अलायंस बनाया था, उस मुद्दे पर गुपकार अलायंस कोई समझौता न करने की बात कर रहा है। चौथी बात यह कि गुपकार अलायंस कश्मीर पर सबसे बातचीत करने को कह रहा है। इसमें महबूबा मुफ्ती ने तो पाकिस्तान तक का नाम ले लिया है। पांचवी और सबसे बड़ी बात यह कि गुपकार अलायंस के पीएम की मीटिंग में जाने के फैसले से यह आसार दिखने लगे हैं कि कश्मीर में जो राजनीति 2 साल से ऑफ थी वो अब ऑन हो गई है।
प्रधानमंत्री ने 24 जून की मीटिंग के लिए 14 नेताओं को न्योता भेजा था। ये सभी नेता मीटिंग में शामिल होंगे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री वहां के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब शामिल हैं। इसके अलावा सीपीएम से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का नाम है। कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के अलावा ताराचंद और जय मीर का नाम है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद लोन, पीडीपी के पूर्व नेता मुजफ्फर बेग, अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी का नाम है। बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का नाम है। और पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह को भी पीएम की मीटिंग में बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम पहली नजर में देखें कि इस मीटिंग का क्या एजेंडा होगा, हालांकि अटकलें तो तमाम हैं। अटकलें तो खासकर कश्मीर के भीतर आप किसी से भी पूछिए तो सबके मन में कोई ना कोई सवाल इससे जुड़ा रहता है कि क्या होने वाला है अब कश्मीर में। लेकिन अगर हम मुख्य एजेंडा को इसमें देखें तो ये साफ तौर पर समझ में आता है कि इसका एजेंडा जो है राजनीतिक है और इसीलिए इन सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है। राजनीतिक प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में तब से शुरू हो गई थी जब डीडीसी और पंचायत के चुनाव हुए थे, लेकिन इस राजनीतिक प्रक्रिया को आगे ले जाना, उसमें सबको साथ लाना, सबकी सहमति बनाना, इसके लिए बातचीत और राजनीतिक पहल की जरूरत थी, जिसे पीएम ने अब शुरू किया है। क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में केंद्र शासन है और इस बीच 370 वाले फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इस बीच कश्मीर के कई बड़े नेता 14-14 महीने तक नजरबंद रहे, यानी करीब 2.5 साल से जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा की राजनीति एक तरह से ठप रही। लेकिन इस पूरे समय में पहली बार सीधे प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत की पहल हुई है, तो इसके बड़े मायने हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से राजनीतिक प्रक्रिया बढ़ेगी और आगे चुनाव हो सकते हैं। चुनाव कराने का जो रोड मैप दिख रहा है उसमें पहला स्टेप डीलिमिटेशन यानी परिसीमन होगा। परिसीमन का मतलब यह है कि किसी भी राज्य की कंस्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसमें आबादी के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व देखा जाता है। इससे विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों में बदलाव आता है। जम्मू कश्मीर में 24 साल से परिसीमन नहीं हुआ है, लेकिन 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित हिस्सों में बांटा गया तो नए राज्यों में सीटों का परिसीमन करना जरूरी था। 6 मार्च 2020 यानी पिछले साल परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसमें 8 सदस्य हैं और इसकी अध्यक्ष हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार परिसीमन के बाद नए जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या 107 से 114 की जानी है, यानी 7 विधानसभा सीटें और बढ़ाई जानी है। इनमें 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आती हैं। तो मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में अब 83 से 90 सीटें हो जाएंगी। परिसीमन आयोग के 8 सदस्यों में 2 चुनाव आयुक्त के साथ जम्मू कश्मीर के सांसदों में फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हैं। परिसीमन आयोग का काम मार्च 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना की वजह से इस साल मार्च में आयोग के कार्यकाल को 1 साल का विस्तार दिया गया। अभी जून में परिसीमन आयोग ने 20 जिलों से डिटेल्स मांगी हैं, जिनमें आबादी, वोटर, भौगोलिक स्थिति से जुड़ी हर तरह की जानकारी ली गई है। अब आपको हम जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक नक्शा है उस हिसाब से भी इस पूरे मामले को समझाते हैं, क्योंकि हमेशा एक शिकायत रहती है कि अगर हम पूरे क्षेत्र को देख लें तो उसमें जम्मू का इलाका थोड़ा पक्षपात, थोड़ा भेदभाव उसको सहना पड़ा है सालों से। जम्मू कश्मीर की स्थिति अब तक ये थी कि कश्मीर की 55% आबादी और 16% इलाके के पास 46 विधानसभा सीटें और जम्मू की 43% आबादी और 26% इलाके के पास सिर्फ 37 सीटें थी। इसी वजह से कहा जाता है कि जम्मू के प्रतिनिधित्व की अनदेखी की जाती है। आबादी के हिसाब से जहां कश्मीर में कई सीटों पर वोटर 50,000 से कम है, वहीं जम्मू में कई सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसमें जो विरोधाभास है, इसी को परिसीमन को दूर करना है और इसके हिसाब से नया चुनावी नक्शा तैयार करना है। और इसी के लिए जम्मू कश्मीर की राजनीति करने वाले दलों और नेताओं को तैयार होना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब पुरानी राजनीति नहीं चल सकती। ये बात अब कश्मीर के नेताओं को समझनी होगी। हालांकि अभी भी जब बैठक की बात हो रही है